हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज जो कि नवीन सर द्वारा चलाई जा रही है सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस के लिए, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जो उनकी 2 घंटे की वीडियो होती है वो मैं आपको 20 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो उसका आज हम रिवीजन करेंगे और ये सेट नंबर 8 है। और जो आपको ये पीडीएफ दिख रही है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो मंदिर संरचना से रिलेटेड है। तो जिसमें गर्भगृह जो होता है उसे कहा जाता है कि जो एक कमरा होता है जहाँ पर मंदिर में जो देवी और देवता होते हैं, मुख्य देवी देवता होते हैं, उनकी जो मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। और उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली से बनाए जाते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं, और नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप होता है उसे बेसर स्टाइल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 संगीतवादी अंदर से रिलेटेड है। इसमें जो पंडित शिवनाथ शर्मा थे वो सितार से बिलोंग करते थे और इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में टोटल 128 पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 4 पद्म विभूषण दिए थे, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए गए थे। 2023 में 106 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड दिए हैं। पद्मश्री 2023 में जो दिए गए हैं वो काक चिंगताबम शान सोहिबा शर्मा को दिया है और ये थांगटा के लिए दिया है। थांगटा मणिपुर की मार्शल डांस फॉर्म है। जोधिया बाई है उनको बैगार्ड के लिए दिया है। उमाशंकर पांडे उन्हें जल संरक्षण के लिए मिला है, और जो केसी रूनरेम सांगी है उन्हें मिजो गायन के लिए मिला है, और जो रानी मछी है उन्हें कोडवा लोक नृत्य के लिए मिला है, और इन्हें कुर्ग की क्वीन कहा जाता है, और कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 राज्य और नृत्य के बारे में पूछा है। जो तमिलनाडु का नृत्य है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र से लिया है। जो नाट्य शास्त्र है उसमें भरतनाट्यम और जो क्लासिकल डांस है उनका उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, और शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है उसमें भी भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है, और अभिनय दर्पण में भी इसका उल्लेख मिलता है। और अभिनय दर्पण के जो लेखक है वो नदीकेश्वर है। गरिया नृत्य ये त्रिपुरा का नृत्य है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य हैं ओजयगिरी नृत्य, हिक हक, माई माता, वेलकम, लोबांग बुमानी, ममिता मोसाक और वंगला। जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है वो है मलियट्टम, ओलियट्टम, पापनाट्टम। जो इसमें जो पापनाट्टम है इसमें सर्प नृत्य होता है, कावड़ियट्टम, कुम्मी और कोल्लट्टम। प्रश्न नंबर 4 ये 17 से रिलेटेड है। जो सत्रिय है वो असम का डांस है और ये 8वां क्लासिकल डांस है, और ये 500 वर्ष पुराना है, और इसके जो संस्थापक थे वो श्रीमद शंकर देव थे। इसके अंदर अंकिया नाट का प्रदर्शन किया जाता है। जो इसमें मेल नर्तक होता है उसे बांगी कहते हैं, फीमेल नर्तक को सिमंगी कहते हैं, और जो पुरुष भिक्षुक होते हैं उन्हें बोकोट कहते हैं। और इसमें जो संगीत का उपयोग किया जाता है वो बोर संगीत होता है, और भगवान कृष्ण जी की कहानियाँ इसमें होती है जिन्हें कि भगवान कहते हैं। और इसमें मिट्टी आरोप किया जाता है, यानी कि मिट्टी पर व्यायाम। प्रश्न नंबर 5 क्षेत्रीय परिषद का लक्षण। तो ये कथन दिया है उसके बारे में। तो यह एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्थान नहीं है ये। 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि एडवाइजरी संस्था है। तो 5 जोनल काउंसिल है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। जो यूपी है वो सेंट्रल में आता है। जो 6 जोनल काउंसिल है वो 1971 में बनी थी। इसमें नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, और इसमें जो सिक्किम शामिल किया गया था वो 2002 में शामिल किया था। प्रश्न नंबर 6 आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो वो 1 महीने के अंदर रखा जाना आवश्यक है। जो नेशनल इमरजेंसी वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, और इसका कोई लिमिट नहीं होती, इसे कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है, और इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसकी स्वीकृति लेने का जो समय होता है, स्वीकृति लेने का वो 2 महीने होता है, और इसे मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है, और इसकी स्वीकृति 2 महीने के अंदर लेनी होती है। जो स्टेट इमरजेंसी वो पहली बार 1951 में लगी थी, और ये पंजाब के अंदर पहली बार लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 7 लाभ के पद का निर्णय कौन लेता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं। जो केंद्र है उसके अंदर लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति लेगा आर्टिकल 103 के तहत, और जो राज्य है उसके अंदर गवर्नर लेगा आर्टिकल 192 के तहत। आर्टिकल 89 जिसमें कि राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 93 जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 8 संसद में एक गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है।
तो जो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद होंगे उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगर कोई सांसद 60 दिन तक किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किसी सीट से बिना इलेक्शन लड़े किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद उसे इलेक्शन जीतना होता है। आर्टिकल नंबर 84 इसमें संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में बताया है और जो एमपी की योग्यता पर अंतिम निर्णय होगा वो राष्ट्रपति लेता है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अधिवेशन के संदर्भ में जो कथन है उसके बारे में है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति को परामर्श। तो ये आर्टिकल 143 में बताया है सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है इसमें, और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को यह सलाह माननी होगी। आर्टिकल नंबर 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं आर्टिकल 129 के तहत, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा वो निचले जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा वो निचले जितने भी कोर्ट है उन्हें मान्य होंगे। आर्टिकल 141 इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानून सभी अन्य न्यायालयों में मान्य होंगे। प्रश्न नंबर 11, स्तूप स्थापत्य के अंग। तो जो मेथी, अंड और हर्मिका है ये स्तूप स्थापत्य के अंग है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है जो स्तूप होता है, और ये ध्यान केंद्र के लिए बनाया जाता था। सबसे बड़ा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है और ये बिहार में स्थित है। इसकी ऊंचाई 32 मीटर है और इसकी परिधि 120 मीटर है। धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है यूपी में। अमरावती और गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में है और बरहुत स्तूप ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, बल्लाल सेन का ग्रंथ कौन सा है? तो दानसार की रचना बल्लाल सेन ने की थी। कृत्य कल्पतरू इसकी जो रचना है वो लक्ष्मीधर ने की थी। मनसोल्लास इसकी रचना राजभोज ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तिलक मंजरी इसकी रचना धनपाल ने की थी और सोदरानंद ब्रजसूची इसकी जो रचना है वो अश्व घोष ने की थी। काव्य मीमांस इसकी रचना राजशेखर ने की थी। प्रश्न नंबर 13, राजवंश जो कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। इसमें जो पाल वंश की तरफ से जो शासक था वो धर्मपाल था। प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज था। जो पहला युद्ध हुआ था वो पाल और प्रतिहारों के बीच में हुआ था जिसमें कि प्रतिहार विजय हो गए थे। उसके बाद प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ। राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव फर्स्ट थे और इसमें राष्ट्रकूट विजय हो जाते हैं और जो अंतिम विजय मिली थी नागभट्ट सेकंड को मिली थी और ये प्रतिहार वंश से बिलोंग करते थे। प्रश्न नंबर 14, गजनी राजवंश। तो जो गजनी थे वो तुर्क थे और इनकी जो गजनी राजवंश है उसकी संस्थापक अल्पतकीन था और जो अंतिम शासक था इस वंश का वो खुसरो मलिक था। सुप्तकीन भारत आया था 1986 में और जो गजनवी था वो 1998 में भारत आया था और उसने 17 बार आक्रमण किए थे और ये सब एटलेट ने जो 17 बार आक्रमण किए थे उसका कथन एटलेट ने दिया था। 16वां आक्रमण 1025 में किया था और ये सोमनाथ में किया था, सोमनाथ के मंदिर पर। उस समय जो राजा था वो भीम प्रथम था और जो चोल राजा था वो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम का काल 1014 से 44 तक था। जो इसके दरबारी इतिहासकार थे गजनवी के थे वो उत्बी था और उसने किताब लिखी थी किताबुल यामिनी। यामिनी गजनी वंश को कहा जाता था। अलबरूनी की किताब का नाम था किताबुल हिंद और तहकीक हिंद भी इसी किताब को कहा जाता है। फरदोसी इसकी किताब का नाम था सहनामा और जो चचनामा है वो अली अहमद ने लिखी थी। ये चचनामा अरब आक्रमण के बारे में थी। प्रश्न नंबर 15, इतिहासकार जिसने कि इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है तो वो आरपी त्रिपाठी है और जो गौरी है वो 1175 में आया था। इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था जिसमें कि भीम सेकंड की वाइफ जिनका नाम रानी नायका देवी थी वो लड़ी थी और इसमें जो गौरी है वो हार जाता है। उसके बाद 1191 में तराइन प्रथम का युद्ध होता है जो कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें कि गौरी जीत जाता है जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। 1194 में गौरी जयचंद के साथ युद्ध करता है और जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था और ये कन्नौज में राज करता था और जिसमें कि जयचंद हार जाता है और गौरी जीत जाता है। जो गौरी था उसका दास था इब्बक जिसने कि 1206 से 1210 तक राज किया था और इसने गुलाम वंश की संस्थापना की थी।
जो इसने राजधानी बनाई थी गुलाम वंश की, वो लाहौर बनाई थी, और इसका जो उपनाम था वो लाख बख्श और पील बख्श था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने, जो कि 60 घंटे में बना था, और ये अजमेर में स्थित है। और इसने संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और जो विग्रह राज सेकंड है उसने संस्कृत महाविद्यालय को बनवाया था। और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 वंश ने राज किया था, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है 1206 से 1290। इसका जो संस्थापक था वो ऐबक था। फिर खिलजी, जिसका कि 1290 से 1320 तक राज किया था, और इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद तुगलक वंश, जिसका कि 1320 से 1414 तक शासन था, और इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। फिर सैयद वंश, इसका 1414 से 1451, इसका संस्थापक खिजर खान था। लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक था, और इसका जो संस्थापक था वो बेलोल लोधी था। और जो ये दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे बड़ा शासनकाल वो बेलोल लोधी का 38 सालों का था। प्रश्न नंबर 16, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्तियों को पहनना पड़ता था तो लाल वस्त्र पहनना पड़ता था, और जो इसके लिए अधिकारी बनाए थे वो काजी और अमीरदाद थे। इसमें 60 घंटी लगाई गई थी, और इसे न्याय का घंटा कहते थे। जो इल्तुतमिश है उसका शासनकाल 1211 से 1236 तक था, और इसने एकता प्रथा शुरू की थी। तुर्क चहलगानी भी इसी ने शुरू की थी, जिसमें कि 40 तुर्क सरदार थे। और इसने जो सिक्के जारी किए थे वो टका, जो कि चांदी के बने हुए थे, तांबे, ये जित्तल के सिक्के होते थे, और शुद्ध अरबी सिक्के भी इसने चलाए थे। जो चंगेज खान है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, और इसने ट्रांसक्सियाना को कब्जा किया था 1219 में। ट्रांसक्सियाना ईरान में स्थित है। 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ था, और जो चंगेज खान है उसकी मृत्यु 1227 में हो गई थी। इल्तुतमिश का वजीर था, उसका नाम जुनैदी था, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया था। प्रश्न नंबर 17, एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहते हैं, और नई जलोढ़ को जो खादर होती है उसे नई जलोढ़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ बांगर को कहते हैं। भारत के 43% जो जमीन है उस पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो फसल उगती है वो गन्ना, चावल, मक्का और तिलहन उगती है, और ये सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि ये दोआब भूमि के बीच में पाई जाती है। दोआब भूमि वो होती है जो कि 2 नदियों के बीच की भूमि होती है। जो काली मिट्टी होती है उसे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। और जो इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, और इसका फैलाव महाराष्ट्र और गुजरात में है। जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है इसका वो उष्णकटिबंधीय चेरनोजम है, और इसे रेगुर और करेल नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जो मृदा निर्माण के कारक होते हैं वो होते हैं आधारभूत चट्टान, जलवायु, स्थलाकृति, उच्च चावच और जैविक प्रभाव। लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसमें काजू और मूंगफली के उत्पादन में ये योग्य होती है। प्रश्न नंबर 18, घास के मैदानों के बारे में है। प्रेरीज है वो कनाडा के घास के मैदान है। पैम्पास अर्जेंटीना के घास के मैदान है। स्टेपिस ये यूक्रेन और रूस के घास के मैदान है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, और इन्हें समशीतोष्ण मैदान भी कहा जाता है। जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका के, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के, मंचूरियन रूस के, और पुस्तोज ये हंगरी के हैं। और जो उष्णकटिबंधीय मैदान है वो सेल्वास ब्राज़ील के है, कंपोज अर्जेंटीना के है, लानोस वेनेजुएला का है, स्वाना अफ्रीका में है, और पार्कलैंड ये भी अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 19, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में एल नीनो है, तो ये एक से साधारण रूप से गर्म समुद्री धारा है। प्रश्न नंबर 20, ये हवाओं के बारे में है। तो चिनूक हवाएं ये यूएसए में बहती है। सराकोवा ये सिलसिली में बहती है। ब्लिजर्ड कनाडा और यूएसए में। नॉर्वेस्टर ये भारत में, वेस्ट बंगाल और आसाम में सबसे ज़्यादा बहती है। ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है। बोरा इटली में। जोंडा अर्जेंटीना। यामो जापान। लेवेस ये स्पेन में बहती है। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल की लंबवत संरचना से सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये वायुमंडल की सतह के बारे में पूछा है। जो सबसे नीचे होती है वो सौरमंडल होती है, ट्रोपोस्फेयर, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। और जो इसमें वेदर में जितना भी चेंज आता है मौसम में वो सब इसी मंडल के अंदर होता है। और जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। और जो एरोप्लेन उड़ता है वो इसी में उड़ता है, इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। ओजोन और मध्य मंडल होती है यानी कि मीजोस्फेयर, ये 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। और इन तीनों को लोअर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। जो आयन मंडल है यानी कि आयनोस्फेयर, ये 80 से 640 किलोमीटर होती है। और जो रेडियो वेव्स होती है वो इसी मंडल के अंदर होती है। बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर, ये 640 किलोमीटर से ऊपर वाली जितनी भी रेंज है वो बाह्य मंडल में आती है। और ये दोनों अपर एटमॉस्फेयर में आते हैं। प्रश्न नंबर 22, मसालों का सर्वाधिक उत्पादक तो मध्य प्रदेश है। पहले केरल होता था लेकिन अब मध्य प्रदेश है।
केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। उत्पादक और निर्यात में सबसे अधिक दुनिया में भारत मसालों का उत्पादन और निर्यात करता है। भारत मसाला बोर्ड ये कोझिकोड में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, ये स्थापना के बारे में पूछा है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायक समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। प्रश्न नंबर 24, रुपये जारी किया जाता है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआई के द्वारा जारी किया जाता है। डेबिट कार्ड, इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। और 26 मार्च 2015 को रुपये आया था। एनपीसीआई की स्थापना 2008 को हुई थी और इसका एक्ट 2013 में आया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई आईबीए द्वारा इसे चलाया जाता है। आईबीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंकिंग अलायंस। जो यूपीआई है उसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। भारत पे अप्रैल 2018 में आया था भीम, जिसके की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी और ये लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2016 को। प्रश्न नंबर 28, कॉइन मिंट्स। तो 4 कॉइन मिंट्स है, एक मुंबई और दूसरी है अलीपुर कोलकाता में, तीसरी है सैफाद तेरालपल्ली हैदराबाद में और चौथी है नोएडा में। प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, तो नोट की प्रिंटिंग भी 4 जगह होती है। देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। प्रश्न नंबर 26, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पूछा है। तो ये 3 इक्वेशन होती है। v = u प्लस में 80, ये वेलोसिटी और टाइम का संबंध बताती है। s = ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में संबंध बताती है। u² = u² प्लस में 2as, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का संबंध दर्शाती है। ये इन तीनों को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इस स्वाट इक्वेशन भी नहीं कहते हैं। स्वाट में एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यू का होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए का होता है एक्सेलरेशन, वी का होता है फाइनल वेलोसिटी और टी का मतलब होता है टाइम। इन इक्वेशन में संबंध अगर पता करना होता है तो संबंध पता करने के लिए यू और जो ए होता है उसे हटाकर देखेंगे तो उसका संबंध पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 27, द वर्क डन बाय फ्रैक्शन फोर्सेज, ये ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और जो फ्रैक्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें ये मुख्यतः 3 प्रकार होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम प्रभाव डालता है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि स्नेक, ग्रीस और ऑयल होते हैं, ये लुब्रिकेंट में आते हैं। प्रश्न नंबर 28, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। जो एफ जो फॉर्मूला यहाँ पर वो बताया गया है, F = g इंटू में m1 इंटू में n2 बटे r2। यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो कैवेंडिश ने दी थी 1798 में और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। और ये जो g है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 होते हैं। जो हीलियम होता है वो समूह 18 में आता है, यानी ग्रुप 18 में। इसके जो एटॉमिक नंबर है इसमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का वो 2 होता है और इसमें जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 2 ही आएंगे। और जो नियोन है उसका 10 होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, इसमें आएंगे। जो आउटरमोस्ट सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आर्गन में 18 आएंगे और इसका जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 8 आएंगे। और जितनी भी नोबल गैस होती है उनके आउटरमोस्ट जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो हीलियम है उसका इस्तेमाल गोताखोर करते हैं और आर्गन का इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है। जो रेडॉन है इसका इस्तेमाल कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं। ऑक्सीजन जिसके की एटॉमिक नंबर 8 है, आउटरमोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसे पता करने के लिए 8 से घटाया जाता है। जैसे 8 से माइनस करेंगे तो इसका जो आउटरमोस्ट सेल में इसकी जो वैलेंसी है वो 2 होगी। इसमें अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में तो वही संख्या आएगी और अगर 4 से बड़ी होगी तो 8 से घटा दिया जाएगा, उसमें इसकी वैलेंसी पता लग जाएगी। जैसे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, उसमें जो आउटरमोस्ट है उसमें 4 सेल होंगे, तो अगर ये 4 सेल तक है तो वही संख्या होगी वैलेंसी की। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी आउटरमोस्ट सेल में तो उसे 8 में से माइनस कर दिया जाएगा और जितना आएगा उतनी वैलेंसी होगी। प्रश्न नंबर 31, 9F19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो इसमें 9 प्रोटॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। इसमें जो यहाँ पर बताया है जैसे ओ दिया है, इसमें जो जड़ होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक वेट होता है। जो जड़ निकालने का जो जड़ होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है A- Z, यानी कि एटॉमिक वेट माइनस में एटॉमिक नंबर। प्रश्न नंबर 32, होमोसेपियन शब्द दिया गया था तो वो सी लिनियस ने दिया था। जो द्विनाम पद्धति है
वो सी लीनियस द्वारा दी गई थी और द्विनाम पद्धति को बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं। तो इस सेट में 32 सवाल थे, जो आज का सेट था इसमें 32 सवाल करवाए थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।